टेस्ला इंडिया एंट्री, सरकार ने चीन को दिखाई औकात, तो घुटनों के बल आए एलन मस्क। जानिए क्या है मांजरा। टेस्ला ने 2021 में भारत में एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि सरकार इम्पोर्टेंट कारों पर टैक्स कम करे, लेकिन सरकार ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था। भारत आने को बेकरार है एलन मस्क की कंपनी टेस्ला। पहले भी थी एंट्री की कोशिश, लेकिन रखी थी डिमांड। सरकार ने ड्यूटी कम करने की मांग ठुकरा दी थी। सात्विक, ये क्या हो गया? से निकालो। चाइना इकोनॉमी, चीन की डगमगा रही अर्थव्यवस्था। 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की बैठक में अधिकारियों ने किए बड़े दावे। चाइना इकोनॉमी, चीन के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रही है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान आर्थिक संचालन नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपर्याप्त घरेलू मांग, प्रमुख क्षेत्रों में उच्च जोखिम और गंभीर बाहरी वातावरण इसके प्रमुख कारण हैं। बीजिंग एजेंसी। चाइना इकोनॉमी, चीन के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की बैठक की। इसमें देश के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारियों ने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रही है। बता दें, अगस्त में अपने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले अधिकारी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर साल जुलाई के अंत में एक बैठक करते हैं। कोविड के बाद से ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है, जिसका प्रमुख कारण उपभोक्ता खर्च बताया जा रहा है। इन कारणों से देश कर रहा आर्थिक कठिनाइयों का सामना। बैठक में बताया गया कि वर्तमान आर्थिक संचालन नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त घरेलू मांग, कुछ उद्यमों के लिए परिचालन कठिनाई, प्रमुख क्षेत्रों में उच्च जोखिम और छिपे हुए खतरों, और एक जटिल और गंभीर बाहरी वातावरण है। राज्य प्रसारक सीसीटीवी पर बैठक के एक रीडआउट में इसकी जानकारी दी गई। नीति भंडार को मजबूत करना जरूरी है। सीसीटीवी के अनुसार पोलित ब्यूरो ने सोमवार को सहमति व्यक्त की चीन को सटीक और प्रभावी व्यापक आर्थिक विनियमन लागू और नीति भंडार को मजबूत करना चाहिए। सीसीटीवी ने कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में घरेलू खपत का विस्तार करने और रियल एस्टेट नीति को समय पर समायोजित और अनुकूलित करने के प्रयासों का भी आह्वान किया गया। युवा बेरोजगारी बढ़ी। चीन ने इस महीने कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ी, जो विश्लेषकों के एएफपी सर्वेक्षण में अनुमानित 7.1
प्रतिशत से काफ़ी कमज़ोर है। निराशाजनक परिणाम पिछले साल की तुलना में बहुत कम आया है। चीन में शून्य कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद जून में हुआ बेरोजगारी बढ़कर रिकॉर्ड 21.3% हो गई है, जो मई में 20.8% थी। वही संपत्ति क्षेत्र में उथल-पुथल में बना हुआ है। प्रमुख डेवलपर्स आवास परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे घर खरीदारों का विरोध और बंधक बहिष्कार शुरू हो गया। राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और आजकल तो कुछ और ही मैटर है। ये मैटर है कि 26 पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया है, जिसका नाम है इंडिया, INDIA। और इसी के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया है, वो है भारत छोड़ो भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो। भ्रष्टाचार से सनी हुई पार्टी इंडिया के बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी सारे मुकदमे चल रहे हैं इन सब पर। बहुत सारे आपके माननीय बोला जाएगा। तो ये हो रहा है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करी है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान की सीकर पहुँचे। भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत और कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी। लाल डायरी का मतलब है ये है कांग्रेस का डिब्बा, गोल कर देगी। अब ये बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। आजकल बड़ा मज़ेदार पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है, हॉट टॉक हो रही है। इससे पहले सीकर में हुए एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की और 8.5 करोड़ से अधिक किसान के खातों में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र कर दी। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था, पर वो नहीं गए और उनकी स्पीच तो गायब करी थी। उन्होंने सुबह ही ट्वीट करके कहा, और ट्वीट कर दिया। ट्वीट तो आप जानते हो, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, कुछ मैसेज लिखते हैं, किया कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से उनकी 3 मिनट की स्पीच ही हटा दी गई है, इसलिए वो ट्वीट के जरिए पीएम का स्वागत कर रहे हैं। पीएमओ ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें न्योता दिया गया था और स्पीच भी प्रोग्राम में रखी गई थी, लेकिन कुछ सिनेरियो के चलते टाइम की वजह से हो गए। अब बात करते हैं, मोदी सीकर में 6 मुद्दों पर बोले। क्या क्या है? नंबर 1 है लाल डायरी। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से विकास में रोड़े अटकाने का काम ही चल रहा है। कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताज़ा प्रोडक्ट है लाल डायरी। लाल डायरी इस चुनाव में पूरे कांग्रेस का डब्बा गोल करने जा रही है। जो 4 साल सिर्फ सोएगा, वो काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान, है ना, और कौन कौन से ये इनके कॉन्टेस्ट को बोलते हैं, बार बार धरना देना, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। अगर ईडी ने छापा मारा तो उसके खिलाफ आ गए। सेकंड 1 है विपक्षी गठबंधन इंडिया, जो अभी रिफॉर्म हुआ है। रिफॉर्म आई मीन टू से दैट पहले ये नहीं था, अब फिर बन गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने नाम बदलने का पैंतरा भी चल लिया है, जिससे वो इस सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएं और आम जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके सरकार बनाने की जुगाड़ सोचे, फिर पैसे कमाएं और अपने आप को ईडी से बचाएं। क्योंकि भ्रष्टाचार में सराबोर ये पार्टियां क्या देश चलाएंगी, पिछले 17 साल से सबको दिखाई दे रहा है। कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी वाले नया बोर्ड लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। ये तो है ही। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जमानत ऐसे फ्रॉड कंपनियों की, है ना, नकल कर रही है कि आप समझ सकते हैं। यूपीए से लेकर नाम बदल कर इंडिया कर दिया गया है। नाम इस समय बदला गया है ताकि कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों से विश्वासघात छिपा सकें। इन्होंने तो आतंकवाद के आगे घुटने भी टेक दिए थे
और उस करतूत को छिपाने के लिए क्या नाम रख लिया? इंडिया। थर्ड वन है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की ज़रूरत है, और सही भी है। कहीं किसी हद तक ये कॉन्टेस्ट सही है। फोर्थ वन पॉइंट है इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इनका तरीका वही है जो हमेशा दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। इंडिया नाम भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत को लूटने के लिए, और कांग्रेसियों जैसी मानसिकता लोगों ने उनका सपोर्ट किया, तभी तो यहाँ के लोगों की सपोर्ट की वजह से ये तो महात्मा गांधी ने भी इस बात को रियलाइज़ किया कि यहाँ के लोग ही उसे सपोर्ट करें। शासनकाल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी बना था, इसमें भी इंडिया था, लेकिन मकसद आतंकवाद था। यह नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया। नया नाम क्या हुआ? काम वही, नाम नया। भारत की परवाह होती तो उन्हें विदेशियों से भारत में दखल देने की बात नहीं करते। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, वहाँ से इंडिया के बारे में ऐसे ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नंबर 5 है राजस्थान में पेपर लीक उद्योग चल रहा है। सीकर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ सत्ताधारी दल के लोग ही पेपर लीक का उद्योग चला रहे हैं। युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस को हटाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। यहाँ तीज त्योहारों पर भी खतरा, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। राजस्थान में हमारे तीज त्यौहार पर खतरा मंडरा रहा है। कब पत्थर चल जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कहा नहीं जा सकता। और नेगेटिव चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी बच्चियों से लेकर के स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर के साथ भी अभद्रता होती है, वो भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेता कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोल डालते हैं। और कन्हैया लाल को भी काट दिया जाता है, उसकी गर्दन को भी अलग सर से धड़ से अलग करवा दिया जाता है। कुछ लोग इसमें पूरी तरीके से शराब हो रहे हैं। किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया। मोदी ने कहा कि जो यूरिया की बोरी देश के किसानों को 266 रुपये में मिल रही है, वह बोरी पाकिस्तान में 800 रुपीज़ में मिल रही है। पड़ोसी देश चीन में 2100 रुपये और अमेरिका में 3000 रुपये में मिल रही है। इसे कहते हैं भारत देश और बीजेपी का शासन। गहलोत के शामिल होने को लेकर केंद्र राज्य सरकार के बीच एक विवाद हो गया है। क्या विवाद है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हुए। कार्यक्रम में उनके शामिल होने को लेकर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो गया। विवाद क्या है? गहलोत ने गुरुवार शुक्र सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई, इसलिए भाषण के माध्यम से पीएम का स्वागत नहीं कर पाई। गहलोत ने लिखा, अब मैं इस ट्वीट के जरिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। ये हैं ढोंगी बाबा। इसके बाद पीएमओ ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि आपके कार्यालय ने ही कार्यक्रम में न आ पाने की बात बताई थी। इसके बाद गहलोत ने फिर ट्वीट कर कहा कि मैं अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। हालांकि मोदी ने अपने भाषण में कहा कि गहलोत जी चोट के कारण कार्यक्रम में नहीं आ पाए। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये है पीएम मोदी का बड़ा दिल। अब पढ़िए गहलोत और पीएमओ के सिलसिलेवार ट्वीट का क्या मतलब है। गहलोत ने कहा, मेरा 3 मिनट का संबोधन हटा दिया। पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मेरा 3 मिनट का वीडियो और 3 मिनट का संबोधन हटा दिया गया स्पीच से, इसलिए भाषण में मैं आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा। इसके बाद गहलोत ने ट्वीट के जरिए अपनी मांगें रखी। गहलोत ने लिखा, मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता हूं वो इस ट्वीट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि 6 महीने में की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरा करेंगे। नंबर 1 है राजस्थान, खासकर शेखा बाटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए। सेकंड पॉइंट है राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के
कर्ज माफ़ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए। थर्ड है, राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले और डिसीजन ले और हमें आगे पथ प्रदर्शन करें। फोर्थ है, एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे 3 जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे। इस आदिवासी बाहुल्य 3 जिलों के मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार 60% की फंडिंग दे दे तो ये आसानी से बन जाएँ। खुद के पास कुछ है नहीं और पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं 60% की। ये है कहानी राजस्थान की। तो 5वां पॉइंट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया गया और अगर ये दर्जा परमानेंट हो जाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेशवासियों को आश्वस्त करेंगे। ये गेम है कांग्रेस का। वो ये कहना चाहती है जनता को कि हाँ अरे केंद्र ने हमारा सहायता ही नहीं करी तो हमने आपके लिए जो योजनाएं रखी हम पूरी नहीं कर पाए, लेकिन ये तो खा गए पूरा पैसा। PMO का जवाब है गहलोत दफ्तर में बताई कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम में न आ पाने की बात क्या है। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, PMO ने कहा प्रोटोकॉल के तहत आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और आपकी स्पीच भी इस प्रोग्राम में रखी गई थी, लेकिन आपके दफ्तर से हमें बताया गया कि आप कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री के पिछले दौरों में भी आपको आमंत्रित किया गया था और आपने इन कार्यक्रमों में शामिल होकर गरिमा बढ़ाई थी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और विकास कार्यों की सलाह पट्टिका पर भी आपका नाम लिखा हुआ है। हाल ही में लगी चोट के चलते आपको कोई असुविधा तो न हो गई है, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। ये बातचीत चली है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर गहलोत ने जवाब दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत कराया गया। जय हिंद, जय भारत। PM जनसभा के जरिए सीकर में झुंझुनू जिले के किसानों और सैनिकों को साधने का काम करेंगे। यदि बात करें सीकर संभाग की तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीती थी। वहीं झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटों में से केवल सूरजगढ़ सीट को छोड़कर भाजपा ने कहीं भी जीत हासिल नहीं की थी। इस बार CM अशोक गहलोत ने भी सीकर को संभाग बनाने और नीम काथाना को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। किसान सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रम के लिए अलग अलग डोम बनाया गया, उसमें 100 किसानों को सभा में बुलाया गया था। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए 3 डोम तैयार किए गए थे, जिसमें हर डोम में करीब 10,000 लोगों की वोट बैठने का व्यवस्था थी, अरेंजमेंट था। लाल डायरी घमासान के बीच शेखा बाटी में PM का शंखनाद। चुनावी साल में BJP के टॉप 3 नेता 15 बार आए। कांग्रेस लीडरशिप ने बनाई उनसे डिस्टेंस। कांग्रेस में आपसी घमासान और लाल डायरी कांड के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे। और आपको बताएं देश भर में इंडिया अलायंस को लेकर पहले से ही और राजनीति गर्म हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री सीकर में अपनी सभा से ने परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर को ऑफर की थी भारतीय नागरिकता, लेकिन मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर फिल्म की रिलीज होने के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नागरिकता ऑफर की थी। मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर फिल्म रिलीज होते ही अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के जीवन में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हाल ही में पब्लिश हुई एक किताब में वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को लेकर दावा किया गया है
कि उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नागरिकता की पेशकश की थी। यह किताब प्रसिद्ध भारतीय पारसी लेखक बख्तियार के दादा भाई ने भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के जीवन पर लिखी है। किताब में अमेरिकी वैज्ञानिक ओपेनहाइमर और भाभा की दोस्ती का भी जिक्र किया गया है। दादा भाई की किताब होमी जे भाभा लाइफ में कहा गया है कि पूरी संभावना है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भाभा की मुलाकात ओपेनहाइमर से हुई, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यह आश्चर्य की बात है और इसलिए भी नहीं थी क्योंकि भाभा की तरह ओपेनहाइमर भी सभ्य इंसान थे, सिविलाइज्ड थे। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, साथ ही लैटिन और ग्रीक भाषा भी जानते थे। हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इसका फैसला मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बीबीसी के अनुसार ओपेनहाइमर ने जिन परमाणु बम को बनाया उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया। उनके सहयोगी इतने शक्तिशाली बम को विकसित करने को लेकर नैतिक असमंजस में थे। तब ओपेनहाइमर ने कहा था कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाना है इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और फुल वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।